हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। प्रायिकता के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में प्रायिकता के बारे में काफी अधिक जानकारी प्राप्त की है, जिसमें प्रायिकता किसे कहा जाता है, योग प्रमेय क्या होता है, गुणन प्रमेय क्या होता है, बर्नौली थ्योरम, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आदि अनेक प्रायिकता के आयामों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेज थ्योरम क्या होता है। प्रायिकता का ये एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। बर्नौली थ्योरम की तरह ही बेज थ्योरम को एक महत्वपूर्ण प्रायिकता का थ्योरम माना जाता है। इसमें जब पहले से ही किसी चीज की प्रायिकता ज्ञात कर ली गई हो और उसमें कोई नई सूचना ऐड होने के बाद अगर संशोधन करना हो तो बेज थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पहले कोई किसी चीज की प्रायिकता हमारे पास पहले से ही उपलब्ध होती है, उसके बाद हमें कोई एडिशनल चीजें अवेलेबल होती है, कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है और उस नई जानकारी का प्रभाव पूर्व प्रायिकता पर पड़ता है, तो इसका ऐसी प्रकार की कंडीशन में बेज थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक विद्यार्थी है, वह अपने कॉलेज जाना चाहता है। कॉलेज जाने के लिए वह घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है, उसको लगता है आज बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है। वह वापस घर में जाता है और साथ में रेनकोट या छाता लेकर आता है, तो उसकी पूर्व प्रायिकता और वापस बारिश होने की संभावना की प्रायिकता दोनों मिक्स हो जाती है, तो नई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस प्रकार की प्रायिकता हो जहां कुछ नई सूचना ऐड होने की वजह से पूर्व प्रायिकता में कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक होती है, तो वहां पर बेज थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। ये बेज एक इंग्लैंड के गणितज्ञ थे और उनके मरणोपरांत उनका जो लघुशोध प्रबंध था उसका अध्ययन करके एक किताब के रूप में उसको प्रकाशित किया गया और उस किताब से ये जो थ्योरम है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और इसे बेज थ्योरम के नाम से जाना जाता है। दैनिक जीवन की अनेक घटनाएं इस प्रकार की होती है जिसमें पहले पूर्व ज्ञात प्रायिकता में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए दो मशीन है, उन दोनों मशीनों से टायर का उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए पहली मशीन से जो टायर उत्पादित किए जाते हैं उसमें से 95% टायर एकदम एक्यूरेट होते हैं। दूसरी मशीन से जो टायर उत्पादित किए जाते हैं उसमें 80% टायर सही होते हैं, 20% में प्रॉब्लम होती है। अब देव प्रतिचयन के द्वारा यदि एक टायर का चयन किया जाता है, तो अगर हमको उसमें यह भी पता करना हो कि क्या संभावना है कि वह पहली मशीन से उत्पादित किया गया है या क्या संभावना है वह दूसरी मशीन से उत्पादित किया गया है, इस प्रकार की संभावना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ अगर निकालनी हो तो केवल बेज थ्योरम ही है जिसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बेज थ्योरम प्रायिकता का एक महत्वपूर्ण थ्योरम है जिसका अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये थ्योरम हम कर लेते हैं, उसके बाद प्रायिकता का किसी भी प्रकार का सवाल आए हम उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि बेज थ्योरम होता क्या है, फिर हम बेज थ्योरम के कुछ सवाल करने का प्रयास करेंगे ताकि हमको बहुत क्लियर हो जाए कि बेज थ्योरम किस प्रकार से काम करता है। देखिए, यदि कोई घटना, मान लीजिए कोई बी घटना है जो परस्पर अपवर्जी और निश्चेष है, यानी परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। अगर कोई घटना बी परस्पर अपवर्जी और निश्चेष घटना है और A1 घटना हो सकती है, A2 हो सकती है, A3, AN संयोजन में से किसी एक संयोजन में घट सकती है, यानी जो बी घटना है या A1 संयोग में घट सकती है, A2 में घट सकती है, A3 में या AN किसी संयोग में घट सकती है। और बी घटना एक ऐसी घटना है जो वास्तव में घटती है, यानी बी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी शून्य नहीं है, तो प्रायिकता AI घटना A1 के घटने की प्रायिकता, जबकि B घट चुकी है तो यह आएगा A1 इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई B, जहां I यह हमने लिखा AI घटना AI घटने की प्रायिकता, जबकि B घट चुकी है
बराबर ए आई इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, और आई का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ऑब्लिक बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी प्रकार से बी घटना के लिए ए टू घटना ए टू तब घटे जबकि बी घट चुकी है, तो प्रायिकता ए टू इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रायिकता ऑफ बी। इसी प्रकार से ठीक ए थ्री ऑब्लिक बी करेंगे तो आएगा प्रायिकता ए थ्री इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रायिकता ऑफ बी। इस प्रकार से हम घटना के कितने कितने चांसेस है घटने के, वो अलग अलग इवेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए A1 जो है मूल प्रायिकता है, ये प्रायिकता ऑफ A1 मूल प्रायिकता हो सकती है, दूसरी घटना के लिए प्रायिकता ऑफ A2 मूल प्रायिकता हो सकती है, तीसरी घटना के लिए A3 मूल घटना प्रायिकता हो सकती है। संयुक्त प्रायिकता के लिए प्रायिकता A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रायिकता ऑफ A1 गुणा प्रायिकता ऑफ B डैश A1, यानी प्रायिकता B घटे जबकि A1 घट चुकी है। इस प्रकार से हम निकालेंगे तो आएगा प्रायिकता ऑफ बी डैश A1। इसी प्रकार से प्रायिकता A2 इंटरसेक्शन B बराबर प्रायिकता ऑफ A2 मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ B जबकि A2 घट चुकी है। इसी प्रकार से प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन B बराबर प्रायिकता ऑफ A3 मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ B घटना तब घटे जबकि A3 घट चुकी है। इस प्रकार से पहले मूल प्रायिकता होती है, उसके बाद संयुक्त प्रायिकताएं निकाली जाती है, और इन संयुक्त प्रायिकताओं का जोड़ प्रायिकता ऑफ बी बराबर होगा प्रायिकता ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रायिकता ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी। और इसका एक एक का पार्ट अगर आपको निकालना है तो प्रायिकता A1 इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता A1 इंटरसेक्शन बी बटा A1 इंटरसेक्शन बी प्लस A2 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी। अगर आपको बी पोर्शन निकालना है तो बी पोर्शन को ऊपर रख देंगे, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो का ये, प्रायिकता ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी वो का ये, प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन सी वो का वही। इसी प्रकार से अगर हमको निकालनी है प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी तो ऊपर ये रखेंगे प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रायिकता ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन सी। देखिए ये वास्तव में अगर देखा जाए तो बेज थ्योरम को थ्योरेटिकली रूप में समझना थोड़ा सा कठिन है, पर जब हम इसके सवाल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से बेज थ्योरम कार्य करता है। तो हम देखिए इसके कुछ सवाल करेंगे, उस सवालों से आपको बेज थ्योरम यानी इनवर्स प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से निकाली जाती है वो काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा ये टेक्निकली लैंग्वेज है जो प्रायिकता की है, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको क्रिएट होता है कि ये पता नहीं क्या है, किस प्रकार से ये काम करेगा, पर जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से बेस थ्योरम को काम में लेना है। एग्जांपल के लिए देखिए, एक विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर राजनीतिज्ञ, रिटायर्ड आईएएस व शिक्षाविद की नियुक्ति की प्रायिकता। देखिए एक विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर या तो एक राजनीतिज्ञ लगाया जा सकता है, एक या रिटायर्ड आईएएस अधिकारी लगा सकता है, या एक शिक्षाविद नियुक्त किया जा सकता है, और इनकी प्रायिकता है 0.35, 0.25 और 0.40। वह नए कुलपति द्वारा शोध कार्य को प्रोत्साहित करने की प्रायिकता। यानी जो नया नियुक्त है वो शोध कार्य को प्रोत्साहित करेगा, इसकी संभावना है 0.4, 0.8 और 0.9। क्या संभावना है? नया कुलपति
शोध कार्य को प्रोत्साहित करेगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आज वेट थ्योरी में आ सकता है। क्या क्वेश्चन है? एक विश्वविद्यालय में जब कुलपति नियुक्त किया जाता है उस पर एक राजनीतिज्ञ को बिठा दिया जाएगा, इसकी संभावना 0.25 है। एक आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर को बिठा दिया जाएगा, इसकी संभावना 0.35 है। और एक आईएएस ऑफिसर, एक शिक्षाविद को बिठाया जाएगा, इसकी संभावना 0.4 है। आप देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक आ गया। अब ये जो कुलपति है अगर राजनीति के बिठाएगा तो 0.40% संभावना है कि ये शोध कार्य को प्रोत्साहित करेगा, पर एक रिटायर्ड आईएएस को लगाया जाता है तो 0.8 संभावना है कि वो शोध कार्य को प्रोत्साहित करेगा, पर एक शिक्षाविद को लगाया जाता है तो 0.9 संभावना है कि वो शोध कार्य को प्रोत्साहित करेगा। तो क्या संभावना है कि उस विश्वविद्यालय में शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो देखिए इवेंट, पहले हम लिखेंगे घटना। घटना ए है, A1, A2 और A3। A1 घटना है राजनीतिज्ञ की, ये आईएएस की है और ये शिक्षाविद की, एजुकेशन। अब सबसे पहले इसमें दूसरी चीज होती है घटना पूर्व प्रायिकता। पूर्व प्रायिकता क्या है? इसको बोलेंगे प्रायिकता ऑफ A1, प्रायिकता ऑफ A2, प्रायिकता ऑफ A1, प्रायिकता ऑफ A2 और प्रायिकता ऑफ A3। इसके नियुक्ति की संभावना 0.35 है, इसके नियुक्ति की संभावना 0.25 और इसकी संभावना 0.40 है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये शोध कार्य को B/A1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर एक राजनीतिज्ञ नियुक्त किया जाएगा तो प्रायिकता ऑफ B जबकि A1 की नियुक्ति होती है तो ये 0.4%। प्रायिकता ऑफ B जबकि A2 की नियुक्ति होती है ये संभावना है 0.8%। प्रायिकता ऑफ B/A3 यानी जब 0.9। ये हमको सब चीज दे रखी है। प्रायिकता A1 दे रखी है, प्रायिकता A2 दे रखी है, A3 दे रखी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमको ये देखना है कि A1 की नियुक्ति होगी तो क्या होगा, A2 की नियुक्ति होगी तो क्या होगा, A3 की नियुक्ति क्या होगी। अब आती है संयुक्त प्रायिकता। संयुक्त प्रायिकता यह होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय A1। ये संयुक्त प्रायिकता। तो संयुक्त प्रायिकता के लिए क्या करेंगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, तो 2 गुणा 3 कर लेंगे। तो 0.35 गुणा 0.4, 0.35 गुणा 0.4, पहला वाला हो गया 0.14 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा 0.25 गुणा 0.8, 0.02, 0.4 गुणा 0.9, 0.36। ये प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कुल संभावना क्या है कि शोध कार्य प्रोत्साहित होगा, दैट इज 0.7। शोध कार्य को प्रोत्साहित होने की संभावना कितनी हुई, 0.7। यानी देखिए प्रायिकता ऑफ B क्या है, प्रायिकता ऑफ B बराबर है प्रायिकता ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस प्रायिकता ऑफ A2 इंटरसेक्शन B प्लस प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन B बराबर है प्रायिकता ऑफ A1 गुणा प्रायिकता ऑफ B डिवाइड A1 प्लस प्रायिकता ऑफ B A2 प्रायिकता ऑफ B डिवाइडेड A2 प्लस प्रायिकता ऑफ A3 गुणा प्रायिकता ऑफ B A3। तो ये आया आपका, ये आपका है 0.35 मल्टीप्लाई 0.4
प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.9 दैट इज 0.7। ये आपको देखिए इस प्रकार से आपको बेस थ्योरम यूज करना है। सबसे पहले घटना होगी, फिर उसकी पूर्व प्रायिकता, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करना है, फिर इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये देखिए ये एक ही बात है, आप इस विधि से निकाल सकते हैं या इस विधि से निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य बेस थ्योरम को आप जब यूज करेंगे तो बहुत ही इजी होगा। अब देखिए इसमें हमको उत्तर प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको डायरेक्ट ही यही पूछा है कि क्या है कि वो शोध कार्य को प्रोत्साहित करेगा, तो 0.07 आएगा कि वह शोध कार्य को प्रोत्साहित करेगा। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए एक और सवाल करते हैं तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि बेस थ्योरम किस प्रकार से काम करता है। ये सिंपल एक सवाल हमने दिया जिसमें कि बेस थ्योरम को हमको यूज करना था। बेस थ्योरम में कई प्रकार के से प्रश्न पूछा जा सकता है। 2-3 बार आप इसका प्रयास करेंगे तो आसानी से ये समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा एक बार में टफ लगता है, बाकी ऐसा है नहीं। देखिए अगर ये प्रश्न है वो थोड़ा सा और घुमा के आता है, जैसे एक कंपनी के टायर बनाने के 2 कारखाने, एक कंपनी, ये देखिए थोड़ा सा अलग है, कंपनी के टायर बनाने के 2 प्लांट है। A1 में 25% टायर बनते हैं, A2 में 75% टायर बनते हैं। क्लियर? एक कंपनी के टायर बनाने के 2 प्लांट है, एक प्लांट में 25% बनते हैं, दूसरे प्लांट में 75% बनते हैं। A1 में 6% दोषपूर्ण होते हैं, वह A2 में 1% दोषपूर्ण होते हैं। ये भी देखिए दूसरी कंडीशन दे दी कि एक में 6% दोषपूर्ण है, दूसरे में 1% दोषपूर्ण है। क्लियर? एक टायर का चयन किया जाता है, उसके दोषपूर्ण वह प्रथम प्लांट से उत्पादित होने की प्रायिकता निकाली। इसमें 2 चीज देनी। इस प्रकार से बेस थ्योरम यूज है। देखिए एक कंपनी के टायर बनाने के 2 प्लांट है। पहला प्लांट है 25% बनाता है, दूसरे प्लांट में 75% बनाता है। पहला प्लांट पुराना प्लांट है जिसमें 6% टायर दोषपूर्ण बनते हैं, दूसरा प्लांट एडवांस प्लांट है जिसमें केवल 1% टायर ही दोषपूर्ण बनता है। अब इस कंपनी के एक टायर का चयन किया जाता है तो उसके दोषपूर्ण टायर होने व प्रथम प्लांट से उत्पादित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहां देखिए पहली चीज देखिए इवेंट, पहला A1 और A2, पूर्व प्रायिकता A1 में 0.25% बनता है और दूसरे में बनता है 0.75। सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? प्रायिकता ऑफ B अपॉन A1, इसमें दोषपूर्ण होने की संभावना 0.06, प्रायिकता ऑफ B अपॉन A2 दूसरे से होने पर 0.01। देखिए पूर्व प्रायिकता, पहले में बनने की संभावना 0.25 है, दूसरे में बनने की 0.75। पहले में बना हुआ टायर के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता 6% है और दूसरे में बनने की प्रायिकता 0.01% है। तो संयुक्त प्रायिकता क्या होगी? संयुक्त प्रायिकता के लिए आप क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ B तब की A1 घट चुकी है, ये वाला आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये आपकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बटे A1, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 को 0.06 से करेंगे, 0.25 गुणा 0.06, पहला आएगा 0.015,
और दूसरा आएगा 0.75 गुणा 0.01, दैट इज 0.0075। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 0.0225। यहां तक देखिए, अगर आपसे ये पूछा गया 2 स्पून होने की प्रायिकता निकाली तो यार टायर में, अगर ये पूछा जाए कि क्या संभावना है कि प्रथम से होगा या द्वितीय से होगा, ऐसा पूछा जाए तो यहां आपको उत्तर प्रायिकता निकालनी। उत्तर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइडेड बाय बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइडेड बाय बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उल्टा चल रहा, देखिए रिवर्स, इसलिए इसको रिवर्स प्रतिलोम प्रायिकता कहते हैं। इसका उल्टा, ये b बटे A1, ये A1 बटे बी। कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालेंगे पहले वाला 0.150 अपॉन 0.0225, 0.0150 डिवाइडेड दिस बराबर आएगा 0.667। दूसरा आएगा 0.0075 डिवाइडेड 0.02225, दैट इज 0.333। टोटल मिला के प्रायिकता का योग क्या हो जाएगा? 1.000। ये देखिए, तो इसका मतलब है कि 66% प्रोबेबिलिटी ये है कि वह पहले प्लांट से बनेगा और 33% प्रोबेबिलिटी है कि वह दूसरे प्लांट से बनेगा। तो ये क्या बनाया? एक टायर बनाने वाली कंपनी के 2 प्लांट है, पहले में 25% प्रोडक्शन होता है, दूसरे में 75% होता है। पहले में 6% 2 स्पून है, दूसरे में 1% 2 स्पून। अब ये 75% टायर बनाती है, इसलिए यहाँ की 33% संभावना है कि इसका होगा। ये केवल 25% ही बनाती है, फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी के 667 होगा। मान लो यदि 1000 टायर बनते, क्या माना? 1000 टायर बनने पर 1000 टायर या 10,000 टायर से हम इसको कर सकते हैं। 1000 टायर से प्रथम में बनेंगे 2000, 10,000 का करते हैं। मान लीजिए 10,000 टायर बनते हैं तो प्रथम में बनेंगे 2,500, दूसरे में बनेंगे 7500। 2,500 में से 2 स्पून टायर होंगे 2,500 में से 6%, 2500 गुणा 0.06, इसके 2 स्पून होंगे 150, और इसमें से कुल टायर 2 स्पून होंगे 75। कुल 2 स्पून टायर, कुल 2 स्पून टायर हो जाएंगे 225। आ रहा है? अब देखिए प्रथम ये हमने निकाल लिया। अब देखिए हमने क्या किया, प्रथम से होने की संभावना 150 बटे 225 गुणा 100, 66.67%। सेकंड से होने की संभावना 75 टायर 2 स्पून है 225 में से, तो इसकी संभावना 33.33%। ये देखिए, आप 10,000 टायर लेकर भी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ये बताता है उत्तर प्रायिकता को। इस प्रकार से ये देखिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी घटना बी घटे जबकि ए घट चुकी है, अब घटना A1 घटे जबकि बी घट चुकी है, इसीलिए इसको प्रतिलोम प्रायिकता की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से इसमें सवाल किए जाते हैं, और आपको सवाल एक और सवाल करके बताते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आने लग जाएगी। बेस थ्योरम में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप इसमें आप करेंगे तो बेस थ्योरम आ जाएगा। थोड़ा सा ये स्टेप का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, और जनरली क्या होता है कि हम लोग इसको यूज कम करते हैं ना, इसलिए भी हम लोग को करने में इसको दिक्कत आती है, बाकी ऐसा परेशानी नहीं है। मान लीजिए 3 कलश है,
पहला कलश है, ये दूसरा कलश है और ये तीसरा कलश है। पहले कलश में 4 व्हाइट, 5 ब्लैक और 3 रेड बॉल। दूसरे कलश में 1 व्हाइट, 1 ब्लैक, 3 रेड, 1 व्हाइट, 1 ब्लैक, 3 रेड। तीसरे कलश से 2 व्हाइट, 1 ब्लैक, 1 रेड गिर। तीनों कलश है। पहले कलश में 4 व्हाइट, 5 ब्लैक, 3 रेड है। दूसरे में 1 व्हाइट, 1 ब्लैक, 3 रेड है। और तीसरे में 2 व्हाइट, 1 ब्लैक और 1 रेड है। 2 व्हाइट, 1 ब्लैक और 1 रेड। 1 2 3 1 2 एंड 3 4 5 3 1 2 3 2 1 1। ओके, तीनों में से एक कलश का चयन करके उससे 2 गेंद निकाली जाती है। तीनों कलश में से एक कलश का चयन कर 2 गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंदों के एक व्हाइट और 1 रेड होने की प्रायिकता निकालनी है। 1 व्हाइट और 1 रेड, 1 व्हाइट और 1 रेड होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रथम कलश से निकले, सेकेंड कलश से निकले और थर्ड कलश से निकले। ये देखिए, ये है बेस थ्योरम की क्वालिटी कि आपको ये भी बता सकता है कि इससे निकलने की क्या होगी, इससे निकलने की क्या होगी, इससे निकलने की क्या होगी। तो देखिए, घटना A1, A2, A3, पूर्व प्रायिकता तीनों में से एक कलश को चयन करने की संभावना। प्रायिकता ऑफ A1 दैट इज 1/3। प्रायिकता ऑफ A2 को चयन की भी 3 कलश है, इसलिए 1/3। और तीसरे कलश को चयन करने के भी 1/3। अब तीनों कलश में से अगर इसमें से निकालते हैं 2 गेंद तो आएगी, ये आएगी प्रायिकता ऑफ B, जबकि A घट चुकी है। ये इसको बोलेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता। अगर पहले को चयन किया जाए तो प्रायिकता होगी 4C1 मल्टीप्लाई 3C1। देखिए, 4 में से 1 सफेद निकलेगी, 3 में से 1 लाल निकलेगी और कुल 12C2। इसमें से निकले तो 1C1 गुणा 3C1 डिवाइडेड बाय 6C2। इसमें से निकलेगी तो 2C1 गुणा 1C1 अपॉन 4C2। ये देखिए, हमने 2 गेंद निकालने, इन 12 में से 2 गेंद निकलने के कुल तरीके 12C2। एक सफेद निकले, एक लाल निकले तो 4C1 3C1। इसी प्रकार से इसमें कुल गेंदे 6 तो 6C2। एक सफेद निकलेगा 1C1 और एक लाल निकलेगी 3C1। इसी प्रकार से यहां इसमें से निकले कुल 4C2। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम कम आए। वापस करते हैं, देखिए इसमें कुल 12 है तो इसको लिखेंगे 12C2। तो 4C1 व्हाइट निकलने की, 3C1 रेड निकलने की। इसी प्रकार से इसमें निकालेंगे, थोड़ा सा पूरे को ही बड़ा कर लेते हैं। वापिस से देखिए, इवेंट देखेंगे। इवेंट A1, A2, A3। पूर्व प्रायिकता A1 घटने की प्रायिकता तीनों कलश में से एक कोई सा ले सकते हैं। A2 के घटने की प्रायिकता तीनों में से कोई सा एक ले सकते हैं। और A3 के घटने की प्रायिकता तीनों में से कोई सा एक ले सकते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता घटना B घटे जबकि A घट चुकी है, A1 घट चुकी है। तो यहां देखिए, कुल 12 गेंदे हैं तो 12 में से कोई सी 2 निकलनी है, 12C2। एक सफेद निकालनी है और एक लाल निकालनी है।
तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2, ये 6 बार कटा, ये 2 बार कटा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मैं अलग से करके आपको यहां लिख देता हूं। 4c 1 गुणा 3c 1/12c 2, 4 अपॉन 1 गुणा 3 अपॉन 1, 12 गुणा 11 अपॉन 1 गुणा 2, ये 3 टाइम्स, 6 टाइम्स कटा, ये 2 टाइम्स कटा, ये 2 टाइम्स कटा, 2/11। अब देखिए इसमें से निकाल लिए कुल गेंदे 6, तो 6c2, एक सफेद 1c1, लाल 1 निकाल लिए 3c1। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के तरीके हो जाएंगे 1 अपॉन 1 गुणा 3 अपॉन 1 गुणा 6 गुणा 5 अपॉन 1 गुणा 2, ये 3 टाइम्स कटा है, 3 से 3 कटा, तो आएगा 1/5। इसमें से निकलने के लिए 4 में से कोई सी भी 2 गेंद निकल सकती है, टोटल 4 है, एक व्हाइट निकलेगी, एक रेड निकलेगी, तो इसको लिखेंगे 2 अपॉन 1 गुणा 1 अपॉन 1, 4 गुणा 3 अपॉन 1 गुणा 2, ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1/3 है। ये आई प्रतिबंध अलग अलग कलर से निकालने की। अब आप देखिए संयुक्त प्रायिकता निकालेंगे। संयुक्त प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, तो ये आएगी 1/3 मल्टीप्लाई 2/11, दैट इज 2/33। 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, दैट इज 1/15। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, दैट इज 1/9। इनको सबको टोटल कर लेंगे उत्तर प्रायिकता निकालने के लिए। तो हमको 2/33 प्लस 1/15 प्लस 1/9 का एलसीएम लेना है। तो हम करेंगे 33 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 9, 4455। तो यहां आएगा 15 मल्टीप्लाई 9, 135। 33 मल्टीप्लाई 9, 297। 33 मल्टीप्लाई 15, 290, 495। जोड़ लेंगे 297 प्लस 135, 927, 4455। 3 से ब्रेक करेंगे, 309, 1485। फिर 3 से ब्रेक करेंगे, 103, 495। तो इसका टोटल हो गया 118/495। पहले का है 2/33, 1/15 और दिस। या ये देखिए, ये गलती करिए, ये 2 पर भी है ना, तो ये 270 होगा। तो हो जाएगा 270 प्लस 297 प्लस 495, यह आया 10624455। 9 से काटते हैं, ऊपर आया 118,490। तो ये टोटल हो गया 118/495। इसका टोटल निकालना जरूरी था। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए उत्तर प्रायिकता निकालेंगे। क्या संभावना है कि पहले से होगा, क्या संभावना है दूसरे कलश से होगा, तीसरे कलश से निकलने की संभावना। तो इसको बोलते हैं उत्तर प्रायिकता। इसको प्रतिलोम प्रायिकता भी कह सकते हैं। प्रायिकता ऑफ
बी डिवाइडेड बाय A1, या उल्टा कर दिया, प्रायिकता ऑफ A1 डिवाइडेड बाय बी। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखिए ये होता है प्रायिकता ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी बटा प्रायिकता ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रायिकता ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रायिकता ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी। ये अलग अलग होती है, यानी इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इन तीनों का जोड़ ये है, ये तीनों का जोड़ है। तो ये लिखेंगे 2/33 डिवाइडेड बाय 118 डिवाइडेड बाय 495। तो आएगा 2/33 गुणा 495 अपॉन 118। इसी प्रकार से होगा 1/15 मल्टीप्लाई 495 अपॉन 118 और 1/9 मल्टीप्लाई 495 अपॉन 118। तो करेंगे 2 मल्टीप्लाई 495 डिवाइडेड बाय 33 डिवाइडेड बाय 118। पहला आया 0.2542, पहला आया 0.2542, यानी 25% संभावना है कि पहले कलर से निकलेगी। अगला 495 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 118, 28% संभावना इससे निकलेगी। 495 divided by 9 divided by 118, that is 47%। अब आप देखिए टोटल कर लेते हैं, 25 प्लस 28 प्लस 47, 100 आता है पूरा। हमने ये लिया कि 25% प्रोबेबिलिटी है कि ये प्लस फर्स्ट से निकलेगी, 28% प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड से निकलेगी, और थर्ड में देखिए थर्ड की प्रोबेबिलिटी, यहाँ संख्याएं कम है इसलिए इसकी संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 4 में से ही 2 निकलनी है, तो यहाँ लगभग 50% प्रोबेबिलिटी, 47% प्रोबेबिलिटी है। तो इस प्रकार से हम ये भी इसमें निकाल सकते हैं कि कलश 1 से निकलेगी या कलश 2 से निकलेगी या कलश 3 से निकलेगी। आप इसको और पॉइंटों में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जोड़ एक ही आएगा। पॉइंटों में आप करना चाहें तो देखिए क्या करना है, 495 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 118। तो पहला आपका होगा 0.25 भैया, 0.2452। दूसरा है 495 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 118, तो ये आएगा 275696, 0.2796। और ये आएगा 495 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 118, तो ये आपका हो जाएगा 0.4661। आप टोटल करेंगे तो 1.000 आएगा। इस प्रकार से देखिए बेस थ्योरम को आपको यूज करना है। बेस थ्योरम में आपको पहले पूर्व प्रायिकता निकालनी है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके बाद रिवर्स प्रोबेबिलिटी इसमें निकाली जाती है। तो उससे ये पता चल जाता है कि पहले में आने की कितनी संभावना है, दूसरे में आने की कितनी संभावना है और तीसरे में आने की कितनी संभावनाएं हैं। एक और सवाल कराते हैं तो और ज्यादा आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको बेस थ्योरम और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। हम इसके लिए एक वीडियो और बना लेंगे जिसमें 2-4 तरह के और क्वेश्चन कराएंगे, तो उससे आपको और ज्यादा फैसिलिटी हो जाएगी, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। बेस थ्योरम में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार करने में थोड़ा सा लगता है, उसके बाद जैसे आप उसको करने लगेंगे वो आपको इजी लगेगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 8,000 स्कूटर कंपनी के, A1 इसमें 4,000 बनाती, A2 में 3,000 बनाती और A3 में 1,000 बनाती, बनाए जाते हैं। A1 में 85% सही बनते, A2 में 65% सही बनते, A3 प्लांट में 60% सही बनते। एक स्कूटर का चयन किया जाता है, उसके
सही होने व किसी प्रथम या द्वितीय बनने की प्रायिकता निकालनी। देखिए, कंपनी 8000 स्कूटर बनाती है, तो A1, A2 और A3, A1 में बनते 50%, A1 में बनते कितने परसेंट? 50%। दूसरे प्लांट में बनते 0.375, तीसरे प्लांट में बनते 125। पहले प्लांट के 0.85% सही होते हैं, दूसरे प्लांट के 0.65% सही होते हैं, तीसरे के 0.7% सही होते हैं। तो पहले पूर्व प्रायिकता आ गई, उत्तर प्रायिकता आ गई। तो करते हैं, देखिए घटना A1, A2, A3, पूर्व प्रायिकता इसमें 0.5 बनते हैं, 0.375 बनते हैं, 0.125% बनते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बटे A1 सह प्रतिबंध प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बटे A1 सह प्रतिबंध प्रायिकता, इसमें 85% सही होते हैं, इसमें 65% सही होते हैं और इसमें 60% सही होते हैं। तो ये आएगा संयुक्त प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B। तो क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 0.85, 0.425, 0.375 मल्टीप्लाई 0.65, 0.2437, 0.125 मल्टीप्लाई 0.6, 0.075। तो इनका एडिशन होगा 0.7437। अब देखिए, ये आ गया संयुक्त रूप से कि क्या संभावना है। हाँ, अब कर रहा हूं, बोले कि बीच में तो देख रहे हैं। संभावना क्या है कि ये पहले प्लांट से होगा या दूसरे प्लांट से होगा, तीसरे। ये तो क्लियर हो गया कि स्कूटर बनाएंगे, उसका 74% जो चांस है वो स्कूटर शुद्ध ही आएगा, सही आएगा। पहले से होने की संभावना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइडेड बाई, इसको बोलते हैं प्रतिलोम प्रायिकता, उत्तर प्रायिकता। तो ये आएगा 0.425, 0.7475, ये 0.2437, 0.7475, 0.075, 0.7475। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। 0.425 डिवाइडेड बाय दिस इज 57% है कि पहले से बनेगा, 0.5714 या 57.14% चांस। 0.2437 डिवाइडेड बाय दिस 0.7475, 0.74375, 375। .74375 पॉजिटिव, 0.425 डिवाइडेड बाय दिस, तो पहले का आ जाएगा 57.42, ओके। 0.2437 डिवाइडेड दिस, दूसरे का 3276,
0.3276 और 32.76%। टेन पॉइंट 0.1008 या 10.08%। तो टोटल मिलाकर आएगा 1.00। यानी क्या संभावना है? तो संभावना यह है कि 57% चांस है कि वो फर्स्ट से बनेगा, क्योंकि इसमें 4000 टायर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से 32% संभावना यह है, प्रोबेबिलिटी यह है कि दूसरे प्लांट से बनेगा, और तीसरे प्लांट से होने की संभावना 10.08% है। इस प्रकार से जो बेस थ्योरम है उसमें पहली चीज तो हम पहली प्रायिकता लेते हैं, उसके बाद उत्तर प्रायिकता लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेते हैं, और उसके माध्यम से हम ये भी निकालने में सक्षम हो पाते हैं कि प्लांट ए से बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लांट बी से बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लांट सी से बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस प्रकार से बेस थ्योरम प्रायिकता का एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, जिसके माध्यम से हम प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो बेस थ्योरम को समझने के लिए आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहेगा। हम और प्रयास करेंगे कि एक और वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल बेस थ्योरम के आपको और भी कराएं, ताकि और भी ज्यादा आप कॉन्फिडेंस से इसको कर पाएं। थैंक यू।